हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 17 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। देखिए, भारतीय युद्धबंदियों से एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से भारतीय सैन्य अधिकारी मोहन सिंह का था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग, मलाया में ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है और पहला वाला कथन भी सही है। देखिए, मोहन सिंह ने मदद के लिए जापानियों की ओर रुख करने का फैसला किया और जापानियों ने तब तक भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश विरोधी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मोहन सिंह ने जापानियों से भारतीय युद्धबंदियों की मांग की और जापानियों ने इन्हें जो है भारतीय युद्धबंदियों को लौटा भी दिया। तो ऐसे करके इन्होंने क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 सही सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में गवर्नर है, सूची 2 में उसकी नीतियां हैं। वारेन हेस्टिंग, देखिए वारेन हेस्टिंग का यहां पर संबंध रिंग फेंस की नीति से है। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना था। तो यहां पर ए का पहला वाला है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने यहां पर सहायक संधि का पालन किया है। तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध सहायक संधि से है और सहायक संधि के तहत संबद्ध भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर एक ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करने और इसके रखरखाव के लिए माली मदद यानी सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। लॉर्ड डलहौजी, देखिए लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है व्यक्तिगत नीति से है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहा जाता है, तो उससे है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कहा गया है कि दत्तक पुत्र अपने पालक यानी पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो हो सकता है, लेकिन वह राज्य का नहीं हो सकता है, और इस आधार पर राज्यों का इन्होंने अधिग्रहण किया है। लॉर्ड लिट्टन की बात करें तो लॉर्ड लिट्टन जो है, इनका संबंध प्राउड रिजर्व की नीति से है। देखिए, लिट्टन ने प्राउड रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाओं और प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा करना था। तो यहां पर अब आपका सही आंसर होगा दूसरे का बी वाला, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर होगा दूसरे का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, कृषक विद्रोह साहूकारों के लालची तरीकों और साधनों और बेदखली के विरुद्ध प्रदर्शन थे। औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी ने लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया और उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों के गायब होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। देखिए, यहां पर अभिकथन बिल्कुल सही है। किसानों ने साहूकारों के लालची तरीकों, बेदखली, भूमि के लगान में वृद्धि और उनकी गलत मांगों का विरोध किया है। तो कृषक विद्रोह इनके खिलाफ प्रदर्शन थे। तो यहां पर आपका अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, अभिकथन में जो है कृषक विद्रोह की बात की गई है, जबकि यहां पर कारण में जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बात की गई है। यानी दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अगर हम यहां पर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बात करें तो औपनिवेशिक नीतियों के कारण प्रशासन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिसने लाखों कारीगरों, शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया और उनके चुपके से गुम होने या गायब होने से पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों की परेशानी और बढ़ गई है। तो यहां पर कारण भी सही है। देखिए, अभिकथन जो है कृषक विद्रोह की बात कर रहा है और कारण जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की दुर्दशा को दर्शा रहा है। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या यहां पर नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक कहां स्थित है? दिल्ली, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।
देखिए, आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा सीमा पार की है और 18 मार्च 1944 को भारत भूमि पर इसने कदम रखा है। इसके बाद आईएनए की इकाइयां कोहिमा और इम्फाल की ओर आगे बढ़ी हैं। 14 अप्रैल की तिथि है और 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने मणिपुर के मोइरंग, यानी मणिपुर में एक जगह है मोइरंग, तो मणिपुर के मोइरंग में भारतीय मुख्य भूमि पर जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए पहली बार आईएनए ध्वज फहराया है। तो इस जगह पर आईएनए ध्वज फहराने के उपलक्ष्य में यहां पर आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक है, वो वर्तमान में मणिपुर राज्य में अवस्थित है। और मणिपुर राज्य में कहां पर है? मोइरंग में है ये। तो आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? जनजाति और मूलवासियों की भूमि में कंपनी के नियमों और हस्तक्षेप ने मुख्य भूमि में आदिवासी आंदोलनों को जन्म दिया। लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम यानी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट सिपाही विद्रोह का मूल कारण था। देखिए, अंग्रेजों के भूमि बंदोबस्त नियमों ने जनजातियों और मूल निवासियों के बीच संयुक्त स्वामित्व की जो परंपरा थी उसको प्रभावित किया और उनके सामाजिक ताने बाने को इसने बाधित किया। इसका परिणाम जो है आदिवासी आंदोलनों के रूप में निकल कर आया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की बात की गई है। इसे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1856 में पारित किया गया था। इसको पारित करने का एक रीजन था, आपको याद होगा, इससे पहले जब भारतीय सैनिकों को यानी भारतीय ब्रिटिश सैनिकों को समुद्र पारी एक अभियान के लिए जाना था तो कई उच्च जाति के सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर वो समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनका धर्म भंग हो जाएगा। तो उस विद्रोह की वजह से, क्योंकि सिपाहियों ने उस समय मना किया था, उस तरह की घटना से बचने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम में यह बात कही गई थी कि बंगाल सेना की सभी भावी भर्तियों के लिए सिपाहियों को एक वचन देना होगा कि वे सरकार द्वारा कहीं भी भेजे जाने पर अपनी सेवा दे सकते हैं, यानी विरोध नहीं करेंगे, चाहे वो समुद्र पार भेजे जाए, कहीं भी भेजे जाएं, उन्हें विरोध नहीं करना है। तो ये इसी वजह से लाया गया था। तो देखिए, ये सिपाहियों के विद्रोह का एक कारण जरूर था, लेकिन ये मूल कारण नहीं था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 5वें का ए, केवल एक। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? अवध और रुहेलखंड में सिपाहियों के विद्रोह और विरोध प्रदर्शनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। देखिए, यहां पर ये पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अवध और रुहेलखंड में सिपाहियों के जो विद्रोह और विरोध प्रदर्शन हुए थे, इससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। 1857 के विद्रोह प्रदर्शनों के बाद भारत में बेहतर सरकार हेतु एक अधिनियम पारित किया गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रानी को ब्रिटिश भारत का संप्रभु बना दिया गया। तो देखिए, सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के जो अधिनियम आया है उसमें कंपनी के हाथ से सस्ता लेकर अब रानी को स्थानांतरित कर दी गई है, और ऐसे करके ब्रिटिश साम्राज्य की रानी को ब्रिटिश भारत का संप्रभु बना दिया गया है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 6वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने की घोषणा की गई थी? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, नेविल चैम्बरलेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने चारों ओर की परेशानी को भांपते हुए इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने के लिए एक घोषणा की। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का ए वाला, यानी उस समय क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। तो सही आंसर है 7वें का ए। 8वां प्रश्न है आपका, यहां सोई हुई महिला वह थी जो विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थी। निम्नलिखित में से किसने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि देते हुए ये शब्द कहे थे? खान बहादुर, ह्यूज रोज, लॉर्ड डलहौजी, जॉन निकोलसन। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच भयानक और बीभत्स युद्ध हुआ है, और इस भीषण लड़ाई के बाद ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों के द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया है। बाद में जनरल ह्यूरोज ने
झांसी की रानी के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में ये लाइन कोट की है कि यहाँ सोई हुई महिला वह थी जो विद्रोहियों के बीच में अकेली पुरुष थी। तो ये ह्यूरोज की पुस्तक से ली हुई लाइन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सामाजिक सुधारों की आकांक्षा के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव और इसके कठोर वंशानुगत आधार पर आघात किया और इसके खिलाफ दार्शनिक रक्षोपाय प्रस्तुत किया। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, सामाजिक सुधारों की आकांक्षा में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के द्वारा जो प्रयास किए गए, तो उसकी वजह से सरकार ने सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। तो इन सब की वजह से महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार आया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो कई संगठनों और समूहों ने अछूतों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और मंदिरों में उनके प्रवेश करने से प्रतिबंध हटाने के लिए काम किया है। तो सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव और इसके कठोर वंशानुगत आधार पर आघात किया और इसके खिलाफ दार्शनिक रक्षोपाय प्रस्तुत किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, लेकिन यहां पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। तो आंसर होगा 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। रूढ़िवादी लोग भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक थे। कट्टरपंथियों ने भारतीय परिस्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत सोच को लागू किया। देखिए, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, तो रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से अलग थी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये उसके अधीन हो। और रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थकों में बारिन हेस्टिंग और एडमंड वर्क थे। रूढ़िवादी लोग पूरे समय प्रभावशाली रहे हैं और भारत में अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी आमतौर पर रूढ़िवादी अनुनय के थे। तो आपका यहां पर पहला वाला जो कथन है, इसमें कहा गया है रूढ़िवादी लोग भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक थे। तो देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी ये लोग भारतीय समाज और संस्कृति के प्रखर आलोचक थे। कट्टरपंथियों की बात करें तो कट्टरपंथियों ने रूढ़िवादी और साम्राज्यवादियों की सीमित आलोचना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से परे जाकर भारतीय स्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत विचार लागू किया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है कि कट्टरपंथियों ने भारतीय परिस्थिति के लिए उन्नत मानवतावादी और तर्कसंगत सोच को लागू किया। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।